आदरणीय बड़े भाई नरेश कौशिक जी, दिनेश गोयल जी, मिथुन शर्मा जी हमारे पार्षद और झज्जर के नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई जिले सिंह सैनी जी और हमारी महिला जिला अध्यक्ष बहन सोमवती जाकर जी और सम्मानित मंच। मैं तो एक ही बात अपने विधानसभा के भाइयों से कहना चाहूंगी, वर्षों से आपके बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के विचार को लाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। आपने 2014 से लेकर 2019 और 2024 अब आपके बीच में है। ये आपका कीमती वोट आपके बच्चों की बिना खर्ची और बिना पर्ची के सम्मान के लिए जाएगा, नौकरियां देने में। आपका वोट हमारी मातृशक्ति के सम्मान के लिए जाएगा। आपका वोट मेरे किसान के सम्मान के लिए जाएगा। आपका ये कीमती वोट मेरे देश की बड़े फैसलों के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद। जोरदार नारा। मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार खड़े होकर के माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें भाइयों, जोरदार तालियों के साथ अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का स्वागत करें, माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। ये बिना पर्ची खर्ची के जो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करने वाले हैं, जिन्होंने नौजवानों के दिल में एक उत्साह पैदा किया है, गरीबों के मसीहा आदरणीय मनोहर लाल जी का हम यहाँ पर हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए। आदरणीय साथियों, मैं स्वागत की कड़ी में निवेदन करूंगा कि हमारे सारे साथी बोलना नहीं ना फिर ओ भाई थोड़ा हम भी हैं यार। एक बार तो भाई जोरदार नारा। मनोहर लाल जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद। गांव के आशीर्वाद से वो आदरणीय मनोहर लाल जी को देकर के सम्मानित मनोहर लाल जी को खिताब भेंट करके जोरदार तालियों से आदरणीय साथियों, हमारे उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जी, प्रकाश जी, मनोहर लाल हरियाणा का मुख्यमंत्री बने तब से हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। बेटी बचाओ बेटी अभियान का कार्यक्रम रखा था। वहाँ को हमारी बहनें माताएं वहाँ पहुंची, उस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज उन्होंने सार्थक किया। बेटी बचाओ का जो नारा दिया वो सत्य और ध्यान लागू हुआ। हमारी छात्राओं का जो क्रम हत्या की जाती थी उनको जीवन देने का काम किया तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया। इन्होंने बिना खर्ची पर्ची के हरियाणा के अंदर बेरोजगार नौजवान साथियों को
ईमानदारी से नौकरियां देने का काम किया। आज झज्जर हलके की पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और भावी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई राजपाल जी, हमारे जिला के प्रभारी भाई कैप्टन भूपेंद्र जी और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे हुए मेरे झज्जर हलके की सरदारी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, मेरी मातृशक्ति और युवा साथियों, सबसे पहले तो झज्जर पहुंचने पर माननीय मनोहर लाल जी का आप सबकी तरफ से और रोहतक लोकसभा की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, आप सबको इस बात का पता कि अब लोकसभा का चुनाव पीक पर आ चुका है और लगातार रैलियों का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय नेता माननीय मनोहर लाल जी जगह जगह रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज झज्जर की पावन धरा पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है, आज देश के अंदर दो ही पार्टियां हैं। एक पार्टी राष्ट्रीय हित की लड़ाई लड़ रही है और दूसरी पार्टी उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने लगभग 60 साल तक देश की जनता को लूटने का काम किया है। खाली नारा देते रहे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब कांग्रेस का हाथ गरीब के गले तक पहुंच चुका था तो देश की सम्मानित जनता ने फैसला लिया और मैं धन्यवाद करता हूं खासकर युवा पीढ़ी का। लगभग 8 करोड़ युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फैसला लेकर और देश के अंदर प्रचार किया और प्रचार करने के बाद पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। आदरणीय साथियों, उसमें आपका भी सहयोग रहा और आपके सहयोग के कारण हमने 370 धारा तोड़ने का काम किया, 35 तोड़ने का काम किया। आज आप केदारनाथ जाकर देखो, भव्य मंदिर बन रहा। आज आप काशी विश्वनाथ जाकर देखो, आज आप महाकालेश्वर जाकर देखो, आज आप राम मंदिर का निर्माण आपके नेतृत्व में हुआ। तो ये सारी चीजें एक तरफ हमारे बच्चों का भविष्य है और एक तरफ वे लुटेरे खड़े हुए हैं जो देश को लूटने के इंतजार में है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि भाई एक एक साथी डॉक्टर अरविंद शर्मा बनकर, मनोहर लाल जी बनकर आप अपने बूथों पर अपनी लड़ाई लड़े और 25 तारीख को एक एक वोट अपने बुजुर्गों की जो 85 साल से ऊपर के हैं उनकी अपनी घर पे डलवाने का काम करें और जो साथी बूथ पर पहुंच सकते हैं उनको बूथ पर ले जाकर वोट डलवाने का काम करें और डॉक्टर अरविंद शर्मा को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। देखिए दोनों बाबू बेटा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? कि किसान को लूटने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भूपेंद्र हुड्डा है। लगभग 9000 एकड़ जमीन बादल हल्के की रिलायंस के साथ मिलकर 22 लाख रुपए में खरीद कर एजेंट पड़ने का काम करने का काम किया। मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमने अपनी सरकार में ई भूमि पोर्टल बनाया। माहौल चारों तरफ है, आप और हम सब जो देख रहे हैं कि 400 पार का नारा ये क्या है? ये कि नरेंद्र मोदी जी के कामों का नारा है। नरेंद्र मोदी जी के जो 2014 से लेकर के 24 तक जितने काम किए गए हैं ये उनका नारा है। ये एक विश्वास का नारा है, ये किसानों की तरफ से नारा है, ये गरीब का, दलित का, बैकवर्ड का नारा है, ये उन नौजवानों का नारा है जो मोदी जी ने अब संकल्प पत्र में दिया है 10 लाख से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए तक का लोन देने की, कोलेटरल फ्री लोन देने का जो बात किया है ये उनका नारा है।
ये उन रेडी वालों का नारा है जिनको केंद्र सरकार ने लोन दिया, कम से कम 96 लाख देश के रेडी वालों को जो लोन देने की प्रक्रिया की, ये उसका नारा है। ये उस गरीब आदमी का नारा है जिसको मोदी जी ने घर दिया। ये उस महिला का नारा है जिसको उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है गैस का चूल्हा मिला, गैस का कनेक्शन मिला। ये चारों तरफ आप देखेंगे ये उस बुजुर्ग का, उस नौजवान का, उस गरीब का नारा है जिसको ये उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरा इलाज कैसे होगा। 59 करोड़ लोगों को, देश के 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने का ये वो नारा है। मेरे झज्जर में, मेरे रोहतक में आप देखेंगे झज्जर में लगभग 4 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं और काफी लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और एक और बात संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आई है कि 70 साल, जिसकी उम्र 70 साल होगी या 70 साल से ऊपर होगी, उसको भाई आखिरी तक वो कितना भी लंबा चले 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, ये मोदी जी की उसकी इलाज की गारंटी है। ये बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, चारों तरफ आप देखेंगे काम ही काम है और कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु कार्ड, उसका मतलब आप सारे समझते हैं। चिरायु कार्ड का मतलब जिसकी 1,80,000 से ज्यादा आमदन है, जिसकी 3 लाख आमदन है, 1,80 से लेकर के 3 लाख तक की, उसको 1500 रुपए, मात्र 1500 रुपए भर करके उसका भी 5 लाख रुपए का कार्ड बन सकता है। जिसकी 3 लाख रुपए से ऊपर आए हैं उसको लगभग 4,000 रुपए, और जिसकी 6 लाख रुपए से ऊपर आए हैं उसको 5,000 रुपए भर करके, यानी कि कोई भी नागरिक, कोई भी महिला, बुजुर्ग, नौजवान आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है इस हिसाब से। तो मतलब पूरा देश जो है आयुष्मान, पूरा हरियाणा आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। तो मैं आपको कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने बहुत सारे काम आपके अपने कार्यकाल में किए और अब भी जो आपके बताए रास्ते हैं उसी पर जो है सरकार आगे बढ़ रही है। आपने अवैध कॉलोनियों को जो है वेद किया और आपने और भी बहुत सारे काम जो है एक से एक बढ़ करके, अगर केंद्र सरकार 5 किलो अनाज पर पर्सन अगर देती है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है। अगर 6 सदस्य अगर किसी के घर में हैं तो 30 किलो अनाज मिलता है। और आपने एक कदम और आगे बढ़ा करके हरियाणा के अंदर उस राशन के साथ चीनी और तेल को जोड़ने का काम माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा में किया गरीब आदमी के लिए। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये दोनों नेता हमारे मोदी जी और मनोहर लाल जी दोनों गरीबों के हितैषी हैं और इनके दिल और दिमाग में ये है कि गरीबी कैसे दूर हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। एक बहुत बड़ा कदम है। 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत आज देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जल्दी देश की 3री अर्थव्यवस्था होगी। अब 2014 से पहले के भारत को देखें, देश को देखें, 2014 से पहले का देश आप देखें भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। चारों तरफ घोटाले ही घोटाले, जो सारा पैसा आता था वो घोटालों की भेंट चढ़ता था। आज आप देखें 2014 की कल्पना करें और अब इन 10 सालों में देखें कि हम कहां पहुंच गए। हर एक फील्ड में हम कहां पहुंच गए। एम्स देख लो, ITI देख लो, IIM देख लो, आप अपने रोड्स देख लो, हाईवेज देख लो, आप अपने एयरपोर्ट देख लो। हर फील्ड में आपने 2014 की तुलना में कितनी डबल से भी ट्रिपल आपने उन्नति की है। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, ये मोदी जी का कार्यकाल रहा, ये ईमानदारी का कार्यकाल रहा और बहुत मजबूती का कार्यकाल रहा। तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि 2019 में आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, एक विश्वास के साथ, एक ऐसा विश्वास, मोदी जी ने उस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाया। 2019 से 24 तक ऐसे काम किए कि कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। धारा 370-35A
3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, उसके बाद आ जाए राम मंदिर। जब भगवान श्री राम का नाम आता है तो उसके साथ महर्षि वाल्मीकि जी का नाम भी जुड़ता है। भगवान श्री राम का जब नाम आता है तो गुरु रविदास जी का भी नाम जुड़ता है। भगवान श्री राम का नाम आता है, कबीर साहब का भी नाम जुड़ता है। सब बड़े महापुरुषों के, देवी देवताओं के नाम भगवान श्री राम से जुड़ते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, ये कितना बड़ा काम ये कोई कर सकता था अगर मोदी है तो। मोदी है तो ये राम मंदिर का काम इतना बड़ा किया। उसके बाद महिला आरक्षण, महिलाओं का सम्मान, चारों तरफ महिलाओं का सम्मान। आप देखेंगे रैलियों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर होती जा रही है, क्योंकि महिलाओं को पता है कि अगर 3 करोड़ लखपति महिलाओं को पता है 3 करोड़ लखपति दीदी, लखपति महिला अगर बनाने का लक्ष्य है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है। आप देखेंगे चारों तरफ हमारी महिलाएं जा करके छोटे छोटे कोर्सेज कर रही हैं, उसके बाद लोन ले रही हैं। कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रही है, कोई टेक्निकल छोटे छोटे कोर्स कर रही है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही है। तो हर तरह से महिलाएं मजबूती की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये काम कौन कर सकता था? ये मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। और एक और बहुत बड़ी बात, ये संकल्प पत्र के बारे में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बताएंगे कि आप देखें एक और जो हम सोचते थे कि हमारे लिए कानून कुछ है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है, उसका भी मोदी जी ने काम जो कर दिया है। संकल्प पत्र में आया है कि सरकार 2024 की सरकार बनने के बाद एक देश एक कानून, यानी कि हिंदुओं के लिए भी वही कानून और भाई और धर्मों के लिए भी वही कानून, मुसलमानों के लिए भी वही कानून। तो ये आप देखें कितने बड़े काम, ऐतिहासिक काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो छोटी बात नहीं है। और एक और भी बात जो आपको मैं बताऊंगा, ये जो इधर उधर की बात कर रखी है कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री, इनको पता ही नहीं है कि मोदी जी का सपना क्या है, मोदी जी का किस तरह से मोदी जी काम करते हैं। 1 करोड़ घरों की छत पर, 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का प्लान किसका है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और एक ऐसी योजना है, ये ऐसी योजना है कि इसमें गरीब को बिजली तो फ्री मिलेगी, उसको उसके साथ साथ उसकी आमदन भी होगी। अगर कोई सोलर सिस्टम लगाता है और एक पर्टिकुलर लाइन पर जो है वो यूनिट बिजली खर्च करता है अपने घर के लिए, और उसको जो प्रोड्यूस करता है, जो बिजली उत्पाद करता है, उसमें जो बचती है उसको सरकार खरीदेगी, केंद्र सरकार खरीदेगी। वो मैं गारंटी से कहता हूँ 15 से 20 हजार रुपए का उसको फायदा होगा। ये है मोदी जी की प्लान। सम्मान से गरीबों को गरीबी रेखा से दूर करने का काम मोदी जी ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। और ये बात करते 6,000 रुपए पेंशन की, आप बताएं, इनको शायद याद नहीं होगा, इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी पेंशन बढ़ाई? आप बताएं कितनी पेंशन बढ़ाई? मुश्किल से 600 साढ़े 600 रुपए पेंशन बढ़ाई इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में। और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के 10 साल के कार्यकाल में कितनी पेंशन बढ़ी? 2000 रुपए। 2000 रुपए हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 2000 रुपए, और उनके 10 साल के कार्यकाल में मात्र 650 रुपए। ये फर्क है कार्यशैली का। मेरे बुजुर्गों, साथियों, मैं एक बात मैं कहूंगा कि अब की बार मैं आपके बीच में जा रहा हूं तो भाई बहुत उड़ाने मिल रहे हैं। मैं बहुत काम करने वाला आदमी था, जबरदस्त काम करने वाला आदमी था, लेकिन मैंने कोशिश भी की। कई काम रह गए, बहुत कोशिश की। कुछ काम तो मनोहर लाल जी ने हमारे बहुत ठोक करके पूरे किए। हमने वायदा किया था झज्जर को दिल्ली से रेल लाइन से जोड़ेंगे। 1225 करोड़ रुपए माननीय मनोहर लाल जी ने पास करके झज्जर फरुखनगर वाला रेल का लाइन का साफ कर दिया।
अभी उसका सर्वे हो रहा है, डीपीआर बनेगी। मैं आज आपसे एक वायदा करता हूँ कि भाई अगली बार थोड़ा सा टुकड़ा बचता है ढांसा गांव से बॉर्डर से ढांसा गांव से बादली तक मेट्रो, और भाई बादली से झज्जर तक अगली बार मेरा मेट्रो का लक्ष्य है। अगर भाई मेट्रो अगली बार नहीं लेके आ सका तो ध्यान से सुन लो, अगली बार फिर मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ देंगे। अगर मैं अगली बार झज्जर तक मेट्रो नहीं लेकर के आ सका तो मैं ये वायदा करता हूं कि मेरा अपना पर्सनल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी जी जान की बाजी लगाऊंगा, कोशिश करूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल वायदा है, ये पार्टी का नहीं, मेरा अपना पर्सनल वायदा है कि अगली बार आपको झज्जर से मेट्रो को मैं जोड़ने का काम करूंगा। और उसके बाद RRTS और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उन सारे प्रोजेक्टों को, ये जो अपनी दिल्ली वाली जो झज्जर से दिल्ली वाली रेल लाइन है, इस काम को भी आने वाले समय में इस काम को भी कंप्लीट कर देंगे। आप चिंता ना करो, आपके कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बड़ी मान सम्मान से आप लोगों ने साथ दिया और बड़े मान सम्मान से आप लोगों ने आगे बढ़ाया। भाई एक बार और विश्वास करो और भाई ये 400 पार के नारे में अपनी भी आहुति डालो। पिछली बार आपने 2019 में आहुति डाली, अब की बार फिर से एक बार कमर कस लो और मुझे पूरी उम्मीद है कि 36 बिरादरी सब मिलकर के अपने बेटे डॉक्टर अरविंद शर्मा, अपने भाई को फिर से आशीर्वाद आप दोगे और भाई कामयाब करोगे। स्टेज पर बहुत सारे और साथी बैठे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की और वोट की अपील करें। रविंद्र सुहाग जी हमारे मंडल अध्यक्ष हेड से फल देकर के स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत भाई जरा झज्जर वालों का जोश देखने के लिए एक जयकारा बुला रहा हूं मैं। बोलो भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज के अपनी इस चुनावी सभा में मंच पर हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। अब अकेले अरविंद शर्मा जी का नाम लें तो ये नाराज हो जाएंगे, कहते हैं डॉक्टर रीता शर्मा जी को भी याद कर लेना। डॉक्टर रीता शर्मा जी करती हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों मिल करके और अब इस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक बहादुर के और इस लोकसभा के क्षेत्र के संयोजक हैं डॉक्टर श्री नरेश कौशिक जी, लोकसभा के अपने प्रभारी राजीव जैन जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे दिनेश गोयल जी, दिनेश शास्त्री जी, मास्टर उपमचंद यादव जी, कैप्टन भूपेंद्र जी जो जिले के प्रभारी हैं, जिले सिंह सैनी जी, कप्तान विधाना जो चेयरमैन जिला परिषद हैं, बहन कांता देवी पूर्व मंत्री, डॉक्टर राकेश जो यहाँ के प्रत्याशी रहे अपने, अभी मंच संचालक भी ये कर रहे हैं मंच संचालक। मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे दाईं ओर भी जो नेतागण बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, पत्रकार छायाकार मित्रों, थोड़ा मौसम खराब हुआ, इंद्र देवता ने थोड़ा सा करवट बदली है, पता नहीं कितने समय में ये बारिश भी आ सकती है। एक कार्यक्रम में और भी मुझे जाना है, लेकिन आपका स्नेह जो है यहाँ बुला करके ले आया, वरना तो वहां ही मौसम खराब हो गया था। मित्रों, इस चुनावी सभा में बहुत सी बातें हो गई हैं, बहुत चंद बातें आपके सामने मैंने रखनी है। उसमें सबसे पहला विषय तो ये है कि जब से ये चुनाव घोषित हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, दूसरे चरण का आज मतदान हो गया। बहुत अच्छा मतदान हुआ है, दोनों जगह के बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो लोगों की ओर से हमको इशारे आ रहे हैं।
अपना जो चुनाव है ये छठे चरण का है 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी, और उस बौखलाहट में उसका कारण ये है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उनको उस प्रकार की ना तो कभी समझ रही, ना उनके मन में कभी पीड़ा रही, जनता से जुड़ करके तो कभी रहे नहीं, ऊपर हवा में उड़ते रहे राजघरानों के सब नेता, और उनको कोई आम जनता को फिक्र नहीं। बड़े बड़े चुटकुले चलते रहे कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूली की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे ऐसे किस्से हमने सुने। और संस्कार के नाते देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जब बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आए वो बोल देते। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में परिवार में भी, अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की भी यानी थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है, उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या वहां जिस परिवार में उनके संस्कार हुए न तो वो संस्कारित हैं, और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में बड़े कमजोर हैं, हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके 2 उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं वो जो गरीबी हटाएंगे। अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लड़ा था, और इस नारे पर जनता को बेवकूफ बनाया था, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा है गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं, गरीबी तो उन्हीं की देन है। उस देन के कारण से ये महासरासर झूठ। अगला झूठ, हम हर गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे, 1 लाख रुपया डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम हर परिवार को 1 लाख रुपए की कमाई का, और उसको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि उसके परिवार की महिला भी अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको 8, 10, 12 हजार रुपए महीने की आमदन हो जाए, ऐसे काम करके देंगे। उनको लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनको काम सिखाएंगे। वो कोई उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, छोटी बड़ी चीजें बनाते हैं, उनको बाजार लेके देंगे, उस बाजार में वो बिक्री कर सके। ये सब तो करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, अपनी बहनों को ड्रोन पायलट यानी ड्रोन दीदी ये बनाएंगे। वो जो ड्रोन अभी तो हम देखते हैं अपनी ब्याह शादियों में फंक्शन में ऊपर फोटोग्राफी लेते हैं। मोदी ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में छिड़काव करेंगे दवाई का भी, छिड़काव करेंगे नैनो यूरिया का भी, और उसमें से चाहे सरकारी काम हो प्राइवेट काम हो, हमारी ड्रोन दीदियां ये कम से 10,000 15,000 पर एक महीना एक बहन कमाएगी। अब एक तरफ तो ये लाखों रुपया कमाई के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्टैंडअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई है, स्टार्टअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई है, लेकिन वो क्या कहते हैं हम आएंगे 1 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे। अब उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगाया, इस 1 लाख रुपए से करोड़ों जो परिवार हैं, करोड़ों बहनें, करोड़ों गरीब आदमी उनको अगर डालेंगे तो जो देश भर का बजट है, हमें से मालूम नहीं किसी को देश का बजट कितना है। कोई बता सकता ऊंची आवाज में कि साल का अपना देश का बजट कितना है? बता दो भाई। 47 लाख करोड़, 47 लाख करोड़ है। अगर ये 47 लाख करोड़ का हिसाब लगाएं, 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे तो भाई 47 करोड़ तो परिवार ही होंगे। अगर ये 47 करोड़ परिवारों को 1 लाख देना लग गया तो सारे का सारा बजट उसमें चला जाएगा, बाकी देश क्या करेगा?
देश में तो हमारी सेना भी है, देश के अंदर हमारे रेलवेज भी हैं, देश के अंदर दुनिया भर की और सेवाएं जो केंद्र सरकार को करनी पड़ती हैं। कि कहां से लाएंगे इस बजट को? अब इनको बस पूछने वाला कोई नहीं। बोल दिया, पिछले चुनाव में भी बोला था कि हम युवा को, हर युवा को 72,000 रुपया उसके खाते में देंगे। अब जो क्यों तो आते तो है नहीं, आना भी नहीं है, जो मर्जी है बोल दो। कोई कहावत है ना, 9 मन तेल होगा नारा दाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के कहीं कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान इससे दूर है। इस प्रकार का झूठ का पुलिंदा। एक तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी को आरक्षण देंगे और इस आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे और आरक्षण की सीमा में और नए वर्ग भी जोड़ेंगे। और नए वर्ग में कर्नाटक सरकार ने सबसे पहले इनका काम क्या, कांग्रेस सरकार जो है उस समय का चला आ रहा है क्या, कि सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़ेंगे। देश के सभी मुसलमानों को ओबीसी में जोड़े लग गए तो फिर जो कुछ आरक्षण है जिनको मिलेगा मिलेगा, जिनको नहीं मिलेगा वो हाथ मलते रह जाएंगे। देश के ऊपर इनके मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति के ऊपर, यहाँ के जो धन के ऊपर सबसे पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है। ये रिकॉर्ड में कहा हुआ, ये रिकॉर्ड में कहा हुआ। हम कहते हैं अल्पसंख्यक क्यों है भाई? बहुसंख्यक जो है वो भी तो आखिर बहुतायत में है। अधिकार तो बराबर रहना चाहिए। और अगर पहला अधिकार किसी को मानना भी है तो मोदी जी ने कहा कि देश की धन संपत्ति के ऊपर पहला अधिकार किसका है? वो गरीब का है। अब गरीब कहां से समझ में आता है? ये जातिवाद के ऊपर खेलते रहे। मोदी ने कहा कि जिस जातिवाद पर ये खेलते हैं वो एक वोट बैंक की इनकी पॉलिटिक्स है। हम भी जातिवाद को अगर मानो उसका वर्गीकरण करेंगे तो 4 जातियां मोदी जी ने बनाई। मोदी ने कहा भी जा सकता है तो एक जाति वो कह सकते हैं कि महिलाओं की जाति, एक जाति कह सकते हैं युवाओं की जाति, एक जाति कह सकते हो किसान की जाति, एक जाति वो कह सकते तो गरीब की जाति। ये 4 जातियों का उल्लेख किया कि अगर हम काम करेंगे तो इन 4 वर्गों को महत्व देकर के करेंगे। किसान के लिए भी करेंगे, युवाओं के लिए भी करेंगे, महिलाओं के लिए भी करेंगे, गरीबों के लिए भी करेंगे। गरीबों के लिए बहुत कामों का जो चर्चा हुई अभी कि गरीबों को बहुत कुछ दिया, गरीबों को राशन दिया, इलाज दिया, घर दिया, पानी दिया, बिजली दी, गर्म गैस दिया, गैस के सिलेंडर देने के बाद। और सर्वे ये बताता है कि पिछले 9-10 साल में 25 करोड़ देश के ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे। क्यों उठे? ये सब चीजों का लाभ उनको पहुंचाया। तो मित्रों, गरीबी रेखा से ऊंचे उठाने का मतलब यह है कि उनको कोई ना कोई सुविधा, उनको काम का कोई अवसर दें, उनकी ट्रेनिंग कराएं, उनकी पढ़ाई कराएं बच्चों की, ताकि काम करके वो आगे बढ़ें। ये तो है गरीबी से बाहर निकालने का विषय। लेकिन मुफ्त में देंगे, गरीबी से बाहर नहीं निकलते हैं। आदमी अपना कमा के खाए तो स्वाभिमानी बनता है, और किसी का मांगा है, किसी का दिया खाए, आदमी उतना बैठ जाता है। अगर झगड़ा लड़ाई में भी आपस में बहस हो जाती है तो हम भी कहते हैं ना, भले ही बहस में कह देते हैं कि तेरा के बाप का खाऊं अपना खाऊं, कहते कि नहीं कहते? ये तुम्हारा दिया नहीं खाता, अपना खाता हूं। अपना खाता हूं माने स्वाभिमानी आदमी हमेशा ये कहता है। तो हमको स्वाभिमानी बन के और अपना कमा के खाना चाहिए या मुफ्त का खाना चाहिए? बताओ भाई, इतनी सारी जनता कमा के खाना चाहिए। अब ये जो चाहे वो, हालांकि यहाँ उसका रोल रहा नहीं है, केजरीवाल का कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन कहता भी वो भी यही, वो भी यही कहता है। और यही डंका ये पीट रहे हैं झूठ बोल बोल के, और लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं, लोगों ने तय कर लिया है कि हमको क्या करना है। इसलिए मित्रों, मैं चूंकि सारी बातें पहले से आ चुकी हैं, अब मुझे तो इतना ही कहना है कि इस झूठ के बोलने के बाद कांग्रेस के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना है। विषय है इस एक सीट का। ये एक सीट पिछली बार हम बहुत कम मार्जिन से जीते थे, सबको मालूम है। 10 में से यही एक सीट थी जो सबसे कम मार्जिन से जीती थी। मुझे लगता है शायद 7,000 से जीती, 7,500।
तो मित्रों 7.5 से जो सीट जीती है, इस बार मोदी जी ने जो काम किए हैं और जो परिवर्तन हरियाणा सरकार के माध्यम से आप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो नौकरियों की बात बताइए बिना पर्ची बिना खर्ची, चाहे घर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई खास करके अध्यापकों की। अध्यापक कोई पर्ची लेके नहीं आता, मेरा ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दो, उसको बता रखा है कि जो स्थान को बढ़िया लगता है ऐसे 10-15 स्थान लिख दो और उसको कोई ना कोई एक स्थान मिल जाता है। 95% अध्यापक अपनी इस बात से खुश है कि हमारे मौके पर जहाँ जाना तो चले जाते हैं। हमने जो सेवाएं सरकार की हैं घर बैठे पहुंचाई हैं, पेंशन हो, राशन हो, आयुष्मान हो। आयुष्मान पहले तो 180 तक सबको दिया था, हालांकि केंद्र सरकार की योजना थी 120 तक, 1,20,000 की आमदन। हमने हरियाणा में 1,20,000 तक दिया कि हम इनको मानते हैं कि इनको मिलना चाहिए। बाद में बात इस रेट को, इसको थोड़ा सा इनकम का लेवल बढ़ा दो, हमने उसको फिर 3 लाख तक किया कि भी थोड़ी सी राशि 1,500 रुपया साल का देके 5 लाख रुपए का फायदा हम आपको भी दे देंगे। लोग बहुत खुश हुए, सबने भरना शुरू कर दिया। आखिर में आया कि नहीं इससे भी बढ़ा दो, हम इसकी जो प्रीमियम राशि थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं। हमने 3 लाख से ऊपर कितनी ही आमदन हो, हमने कहा 5,000 का जमा कराओ, 5 लाख रुपए का फायदा होगा, सबके लिए खोल दिया। और अब मोदी जी ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया कि 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कितनी आमदन हो उनका सबका 5 लाख रुपए का इलाज सरकार करेगी। जब पेंशन की बात आई, पेंशन हमारे बुजुर्ग भाई तो ले ही रहे हैं, घर बैठे पेंशन मिलती है, घर बैठे पेंशन मिलती है बुजुर्गों को। एक 25 साइन कराते हैं, उनके अगले महीने पेंशन शुरू हो जाती है। हमारी विधवा बहनों को मिलती है। हमारी एक बहन ने कहा कि देखो हमें दुर्भाग्य से अगर विधवा हो जाए, पति चला जाए, तो बच्चों के पालन पोषण में हमको मदद मिलती है, 3,000 रुपये मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बहन की डेथ हो जाए और कोई जो भाई है उसके भी छोटे बच्चे उसको पालने पड़ जाए, उनको क्या कहते हैं जिसकी पत्नी हो जाए? विधुर। विधुर नहीं है, विधुर हरियाणवी भाषा में कुछ और कहते हैं। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हमने वो सोच करके उनकी भी पेंशन बांध दी, 3,000 रुपये महीना उनको भी मिलेगा। और फिर ये विषय आया कि भाई किसी का ब्याह नहीं हो तो वो क्या करे? हमने कहा भाई 45 साल तक अगर ब्याह नहीं होता तो उसकी भी 3,000 पेंशन। लोग कहने लगे ये तो आपने अपने लिए करा ली। मैंने कहा ना, इनकम की लिमिट रखी है कि उसमें भी जो गरीब होगा जिसका ब्याह नहीं होगा उसी को मिलेगा, जो ठीक ठाक पैसे वाले हो उसको नहीं मिलेगा। और मेरी भाई आप लोगों के इस सारे सिस्टम में से 50,000 रुपया पेंशन मिलती है। आज वो तो एक्स MLA होता ना, वो पेंशन मिलती है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं उस बात की। अब ये किस्सा सुनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा कि मेरा भाई एक दिन 11-12 तारीख आई मार्च की, वो बिना किस्सा दिन आया, सवेरे से शाम तक पिक्चर चली और उस पिक्चर में मुख्यमंत्री बदला गया। अब ये कहानी ऐसी है, बहुत संक्षेप में बताता हूँ। मैंने अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को कहा कि जब लंबे टाइम तक कोई अपना आदमी काम करता रहे तो अपने जीते जी, अपने रहते रहते अगली पीढ़ी के आदमी को अपना काम सौंप देना चाहिए। जैसे किसान है, किसान अपने नौजवान बेटे को अपना हल्का था, किसान अपने बेटे को अपना हल्का था अपने सामने पकड़ाता है, चल बेटा कूट काट, कूट कटवावे, साथ साथ चले, कदे फाड़ी ना लग जाए, कदे फाड़ी पैर में ना लग जाए बुलंद के। ऐसे ही कोई लोहार होता है, वो लोहार भी अपना औजार जो है अपने बेटे को पकड़ा देता है बुजुर्ग होने के बाद। हाथी है वो अपना हंता पकड़ा देता है, नाई अपना निर्णय उसरा वो साथी पकड़ा देता है। जैसे कोई किसान, कोई मजदूर, दुकानदार भी अपनी तगड़ी तराजू वो अपने बेटे को पकड़ा के सिखा देता है। जितने खुशबू होते हैं अपने रहते रहते अपने अगली पीढ़ी को चीज पकड़ा देते हैं, उतनी खुशी भाइयों मुझे भी है, मुझे भी खुशी है। यही बात अगर कांग्रेस में होती, पहले तो जो कुर्सी मिल जाए उसको छोड़ता कोई नहीं, अपने आप को चिपका लेता फेविकोल से कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, कुर्सी छोड़ नहीं रही, वो कुर्सी को नहीं छोड़ता। और धक्के मार के बाहर काट भी दे
धक्के मार के दोबारा काट भी दे तो उस पर बैठनी दर्जन आ जाए। दर्जन वाला आदमी मैं बैठूंगा और जो किसी का हाथ नहीं चले कुर्सी खा लेंगे और भागे एक टांग को पकड़ेगा ये पकड़ा 4 टांग 10 आदमी पकड़ के उसने तोड़ देंगे, किसी का काम नहीं होगा कुर्सी। भाइयों आप जो कह रहे हैं मैं वही बात मैं आपको कहने आ रहा हूँ, वही बात मैं आपको कहने आया हूँ कि इस बार ये जो सपना उनका 1 सीट का बचा हुआ है इसको चकनाचूर कर दो इसको चकनाचूर। और ये जो सीट है ये सीट पिछली बार को 7.5 से जीती है। इस बार भाइयों मेरी अपेक्षा है कि ये सीट हमको 75,000 वोटों से जीतनी है, 75,000 वोटों। ये बापू बेटा की लड़ाई जो चल रही है ना इसको आप खत्म ही कर दो, ये खत्म ही कर दो, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई पिछली बार दोनों लड़ गए थे, दोनों हार गए थे। इसका मतलब ये है कि बापू बेटे को जिताने वास्ते, बेटा बापू को जिताने वास्ते ये रह गया। इनकी पार्टी कहाँ गई? अगर पार्टी कहाँ गई इनकी? पार्टी नाम से कोई चीज नहीं है। ये अपने संगठन को पार्टी को खड़ा ही नहीं कर पाए। जहाँ आपकी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक हरियाणा के 3.5 लाख कार्यकर्ता हैं जो गली गली मोहल्ले में जाके काम कर रहे हैं। उन 3.5 लाख में हमारे पन्ना प्रमुख भी हैं, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, मंडल के कार्यकारिणी हैं, जिले की कार्यकारिणी हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी हैं, मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं। इन सब का जो जाल हमारा है, नेटवर्क है, सबके सब मिलकर के एक आदमी अपने गली मोहल्ले में जाकर लोगों को कहो कि नरेंद्र मोदी जी के लिए करना है। हमने डॉक्टर अरविंद शर्मा तो बनेंगे MP, लेकिन इनके लिए नहीं। ये वोट नरेंद्र मोदी को जाना सीखा, नरेंद्र मोदी को जाना सीखा।